हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंभ के सफल आयोजन संपन्न होने पर, उससे कई सारे सबक सीखने को मिले, इस पर हमने चर्चा की। लेकिन अब एक बड़ा मुद्दा है कुंभ के आर्थिक पहलू को लेकर के, और कुंभ के आर्थिक पहलू का क्या मायने निकाला जाए, इससे अर्थव्यवस्था को कितना बूस्टर डोज मिलेगा, इस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ है मिताली निकोरे जुड़ चुकी हैं और जयंत कृष्णा दोनों जुड़ चुके हैं। मिताली, सबसे पहले आपके पास मैं आऊँगा। कुंभ की जब शुरुआत की गई थी तो बताया गया था कि एक अर्थव्यवस्था में बड़ी जान फूंकने का काम करेगा। अब ये 45 दिन तक कुंभ चला, वाकई वहाँ के लोगों को बड़ा रोजगार मिला। अब इस मोमेंटम को कैसे बनाए रख सकते हैं और अर्थव्यवस्था में इस तरह के आयोजन की भूमिका और बढ़ चढ़ कर रहे, इसको कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं? जी बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद मुझे इस डिस्कशन में शामिल करने के लिए। हमने जब कुंभ के पहले प्रोजेक्शंस करे थे, तब हमने ये एक अजम्पशन लिया था कि करीबन करीबन 40 से 45 करोड़ लोग कुंभ के लिए जाएंगे। लेकिन जब हम आज वो आंकड़े देखते हैं तो एक्चुअली 60 करोड़ से ज्यादा लोग एक्चुअली कुंभ के लिए गए हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसकी जो पॉपुलैरिटी है और इसकी जो मतलब ऑफ कोर्स ये संभावना की भी बात है, लोग गए हैं और बड़ी तादाद में गए हैं। दूसरी बात इस पे आती है कि जब योगी जी ने इसका एक आंकड़ा दिया, वो इस बहुत ही अच्छे से कैलकुलेटेड आंकड़ा था कि 3 लाख करोड़ का टोटल फायदा होगा यूपी और इंडिया की इकोनॉमी को, जो कि है इक्विवेलेंट टू 1% ऑफ यूपी का पूरा स्टेट गवर्नमेंट आउटपुट, यानी कि यूपी के जीडीपी का 1%। तो ये एक बहुत ही बड़ा नंबर है, ये एक बहुत ही बड़ा, मैं कहती हूँ जैसे किसी को अगर दवाई ना मिले लेकिन उनको इंजेक्शन मिल जाए, तो ये एक इंजेक्शन है कुंभ का, ये महाकुंभ यूपी के इकोनॉमी के लिए, यूपी के ग्रोथ के लिए। क्योंकि यहाँ से उनको पता चलता है कि हाँ, केवल कंजम्पशन में तो इंक्रीज हो ही रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर में भी काफी इन्वेस्टमेंट किया गया है। नए नए फ्लाईओवर्स बने हैं, नई रोड्स बनी हैं, नए हॉस्पिटल्स बने हैं, और इससे प्रयागराज की टोटल इकोनॉमी में अगर हम देखें तो बहुत ही फायदा हुआ है। अब इसको सस्टेन कैसे करना है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन जो आपने पूछा। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल ये है। हाँ, ये बड़ा सवाल है, और इससे हमें कुंभ से हमें टेम्पलेट मिला है, और वो टेम्पलेट है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का टेम्पलेट। अगर आप देखें तो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट कुंभ में करीबन करीबन 7,000 करोड़ का था। उसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर ने खुद 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया है। तो यानी कि टोटल 17-16 हजार के इन्वेस्टमेंट में 3 लाख करोड़ का फायदा हुआ है। तो आप ये देखिए कि कितने एक्सेस का मल्टीप्लायर इफेक्ट कुंभ की वजह से हुआ है। और ये जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल है, जहां पर केवल गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करने से जब प्राइवेट सेक्टर आगे आया, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कमाया, उन्होंने डिजिटल डिप्स तक इंट्रोड्यूस कर दिए और उसको एक सर्विस बना दिया। तो इस इनोवेशन को जो अनलॉक किया गया है इस रिलीजियस टूरिज्म के थ्रू, इससे हमें एक पूरा टेम्पलेट मिलता है कि आगे जाकर भी जब ऐसे इवेंट्स होंगे, जब ऐसे कुंभ का मेला होगा या कोई भी और मेला होगा रिलीजियस टूरिज्म में, तो वहां पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का ये जो मॉडल है, ये एक बहुत ही बड़ा इंडिया मेड ग्लोबल मॉडल, मैं इसे कहती हूँ कि पूरी दुनिया में दुनिया सीख सकती है इंडिया से। इंडिया मेड ग्लोबल मॉडल, बहुत अच्छा नाम दिया आपने। जयंत कृष्णा जी, ये एक तो इलाहाबाद का नज़ारा था, प्रयागराज का नज़ारा था, एक कुंभ एक इवेंट था, लेकिन ऐसे बहुत सारे धार्मिक स्थान हैं, धार्मिक स्थल हैं भारत में, जहां पोटेंशियल कितना है इस बात का अंदाजा इस कुंभ से लग चुका है। आपको लगता है कि एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए? जी, जाहिर सी बात है। अगर आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब कोविड और पैंडेमिक के टाइम पे जो ऑनलाइन मीटिंग्स और ऑनलाइन एजुकेशन का जो एक मॉडल था, वो एक कोविड एक क्रूसिबल बना जिसमें ये मॉडल की टेस्टिंग हो पाई ठीक से कि ये भारत में चल सकता है काफी हद तक। हालांकि डिजिटल डिवाइड है, बहुत से लोगों के पास स्मार्टफोन्स नहीं है या लैपटॉप्स नहीं है, बट फिर भी। तो उसी तरह से अगर आप कुंभ में ये जो इलाहाबाद का प्रयागराज का जो महाकुंभ था, ये एक मॉडल था। और इसमें अगर आप जो सरकार के आंकड़े हैं 60-65 करोड़ फुटफॉल के, उसको अगर आप डिस्काउंट भी कर दीजिए, उसका रफली 2/3 भी लीजिए कि रफली 40 करोड़ पिलग्रिम वहां पे आया है स्नान के लिए। तो अगर उस फिगर को आप एज्यूम करिए कि एक एवरेज जो पिलग्रिम है वो करीब 5,000 रुपए रेल, बस
खाने पीने में, ठहरने में, ये सब मिलाकर खर्च करता है, तो ये फिगर हो जाती है करीब 2 लाख करोड़ की। और अगर आप जो जितना डेली वहां पे कंज्यूमेबल्स हैं उस पे अगर आप जी और बाकी जो चीजों में इन्वेस्टमेंट हुआ उस पे अगर आप जीएसटी की अगर बात करें तो करीब 50,000 करोड़ जीएसटी कलेक्शन हुआ होने का अनुमान है, और 50,000 करोड़ का बाकी टैक्सेस का, तो 1 लाख करोड़ की ये बात है। तो एक बड़ी कंजर्वेटिव एस्टिमेट के हिसाब से भी करीब 3 लाख करोड़ इकोनॉमी में इसको बूस्ट मिला है। और देखिए हमारे यहाँ होता यह है कि हम लोग काफी आइसोलेटेड तरह से काम करते हैं। अब वो जो इलाहाबाद और प्रयागराज की जो लर्निंग्स हैं वो किस तरह से प्लाउ बैक करी जाए हरिद्वार में, नासिक में, उज्जैन में, ये बहुत जरूरी है। और जितने रूरल हाट बाजार हैं, जितने रिलीजन पे बेस्ड, चाहे वो हिंदुइज्म का हो, चाहे सिखिज्म का हो, या मुस्लिम्स का हो, या क्रिश्चियनिटी का हो, जितने भी फेयर्स इस तरह के होते हैं उसमें वो लर्निंग को प्लाउ बैक करके लेसन्स जो लर्न होते हैं उसको उससे हम आगे बढ़ें, ये एक बहुत जरूरी है। देखिए कुंभ जो है ये कोई छोटी मोटी नहीं है, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन एग्रीगेशन है। अगर आप इसको रियो कार्निवल से कंपेयर करें उसमें 70 लाख लोग आते हैं, हज में 25-30 लाख लोग आते हैं, अक्टूबर फेस्ट में 72 लाख लोग आते हैं, और यहां पे हम बात कर रहे हैं एनीवेयर बिटवीन 40 करोड़ टू 65 करोड़। तो ये बहुत ही बड़ा चैलेंज था, स्केल था। ऐसा नहीं कि कोई कमियां ना रही हो, कुछ कमियां जरूर रही हो, लेकिन उन कमियों को हम जो लेसन्स लर्न हैं और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उसको ड्रॉ करके हम आगे वाले चीजों में उसको मॉडल को रेप्लिकेट करें, ताकि मैं इसको रिलीजन से ज्यादा एक इकोनॉमी को बूस्ट की तरह से देखता हूं, और उस मॉडल को रेप्लिकेट करने की जरूरत है जहां पर भी वो कुंभ, अर्कुंभ या कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी और इस तरह का आयोजन किया जाए, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जरूरी है। डॉली शर्मा, आपने देखा, चूंकि दोनों इकोनॉमिस्ट है, दोनों किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है, कि ऐसे आयोजनों का आर्थिक महत्व कितना ज्यादा होता है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते, ठीक है, व्यवस्थागत खामियों पर सवाल उठाइए, आपने बिल्कुल सही कहा, और विपक्ष होने के नाते ये सवाल उठाना चाहिए, लेकिन क्या इस तरह के कंस्ट्रक्टिव सजेशन दिए जा सकते हैं कांग्रेस की तरफ से भी? क्या इसको हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एजेंडे के तौर पर क्यों नहीं शामिल करती सरकार? नहीं, देखिए जी, आप सुन पा रहे हैं ना मुझे? हाँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ। हमारे नेता तो सड़क से लेके संसद तक हमेशा यही बात करते हैं, देश किस तरीके से आगे जाए, क्या क्या नीतियां होनी चाहिए। संसद में राहुल जी का आप देख लीजिए भाषण, चाहे प्रियंका जी का आप देख लीजिए, चाहे किसी और का देख लीजिए। और दूसरी बात बहुत अहम, अच्छी बात है, इकोनॉमी बढ़ रही है यूपी की, और इसके अलावा अगर इससे इतना हमारा 3 लाख करोड़ के ऊपर का बिजनेस हुआ है, तो गरीबी दूर नहीं होती है। यूपी के युवाओं, नेता तो कहते हैं कि डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होती है। कंस्ट्रक्टिव सजेशंस भी पार्लियामेंट में खड़े होकर खूब देते हैं। वो युवाओं को कहते हैं कि अग्निवीर जैसी योजनाएं मत लाओ, किसानों को एमएसपी देने की बात करते हैं। वो बहुत सारे ऐसे सजेशंस देते हैं जिन्हें मानते नहीं है ये लोग। वो बेटियों को आरक्षण की भी बात हमारी कांग्रेस पार्टी ने सबसे पहले करी, 33%, जिसे आज भाजपा कहती है। लेकिन मेरा ये कहना है, जो मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिजनेस किया, तो अब उत्तर प्रदेश के युवाओं को भर्ती घोटाले नहीं देखने पड़ेंगे। अब मुझे मानना है कि इतना पैसा इकट्ठा हो गया होगा उत्तर प्रदेश सरकार पर कि अब उत्तर प्रदेश के युवा बेरोजगार नहीं घूमेंगे, एक नौकरी के लिए लाखों लोग लाइनों में नहीं खड़े होंगे। अब पेपर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको लग रहा है कि जोशी सिंह हमारे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, जवाब देंगे आगे चल के। अब हर तरीके की मिसमैनेजमेंट बंद हो जाएगी, क्योंकि कोष काफी भर चुका है। मेरा तो यही मानना है। हाँ, जोशी सिंह, देखा आपने कि इसके जो इकोनॉमिक पहलू हैं जिस पे अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, तो आपको लगता है कि वाकई ठीक है, व्यवस्थागत जो चीज़ दिक्कतें हैं वो हैं, आपने सवाल उठाया भी, लेकिन एक इसका बड़ा पहलू था जिसको आगे चलकर चाहे कोई भी सरकार हो इस पर जोर देना चाहिए, और जिस पोटेंशियल के साथ पहचान पहले नहीं की गई थी। संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। इस तरह के आयोजनों का एक आर्थिक पहलू है, और उस आर्थिक पहलू को बिल्कुल हमें बढ़ावा देना चाहिए। जैसे कि हम लोग बौद्ध सर्किट की बात करते हैं, समाजवादी पार्टी में ये पूरा प्राविधान हुआ, आपने कुशीनगर का एयरपोर्ट ही फ्लाइट कम कर दी, अयोध्या में कितनी फ्लाइट चल रही है। तो हाँ, एक सामंजस्य बैठा कर, व्हाई नॉट, कहा जा रहा है कि जीएसटी कलेक्शन इतने लाख करोड़ का होगा, आ जाए उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में उसको लगाया जाए, क्यों नहीं। लेकिन साथ ही ये भी देखना पड़ेगा कि कुंभ में छोटे दुकानदारों और कई दुकानदारों को जो दूर से आए थे, अन्य
प्रदेशों से आए थे, उनको नुकसान भी हुआ है। वो क्यों हुआ, क्यों नहीं लोग वहां तक पहुंच गए, लर्निंग्स बहुत है, बट यस, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल पोटेंशियल है और सरकारें करती भी रही है, आगे भी इनको आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी आयोजन हो, बिल्कुल इन सर्किट्स को विकसित करना चाहिए, लेकिन एक पूरी इसकी स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के तहत, ये एक इन्फ्लुएंसर और स्ट्रेटजी और एक प्लानिंग के तहत राकेश त्रिपाठी जी संक्षिप्त जवाब दीजिए, फिर आप पास दो बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। संक्षिप्त 30 सेकंड में राकेश त्रिपाठी जी। देखिए, एक तो डॉली शर्मा जी को लग रहा है कि कुंभ करके सरकार ने अपना खजाना भर लिया है। मुझे लगता है यही दृष्टिदोष है। दातून बेच करके और माथे पर चंदन टीका लगा करके लोगों ने हजारों कमाए हैं, ये आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है सरकार ने अपना खजाना भर लिया है। मुझे लगता है इसको समझने के लिए थोड़ी सी अलग प्रकार की आपको ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता है। वैसे आप लंबे समय तक लगातार आवाज अड्डा सीएनबीसी को देखते रहेंगे तो भी बहुत सारी समझदारी इस मामले में बढ़ेगी वो आर्थिक पक्षों की। मुझे लगता है ये एक सुझाव के तौर पर, सकारात्मक सुझाव के तौर पर आपको लेना चाहिए। देखिए, सच बात यह है कि इस कुंभ ने बहुत सारे एक नए रिकॉर्ड खड़े किए हैं। निश्चित तौर पर हमें बहुत सारी चीजें सीखने की भी आवश्यकता होगी। हर आयोजन कुछ सबक देता है, बहुत सारे आयोजन से सबक हमें मिले हैं, उन सबक को आने वाले अगले कार्यक्रमों में साथ जोड़ेंगे। लेकिन हर्षवर्धन त्रिपाठी, बिल्कुल समय कम है, मैं राकेश त्रिपाठी थोड़ा सा मैं इसको रोकूंगा क्योंकि समय कम है। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप खुश हैं? आपके शहर के तो इकोनॉमी बड़ी अच्छी से चल पड़ी और एक बाकियों के लिए आदर्श हो गया ही। बिना किसी संदेह के लक्ष्मण जी, और सबसे बड़ी जो बात है ना कि इस कुंभ ने छोटे कारोबारियों को बड़ा बना दिया, ये समझना। छोटे कारोबारियों को बड़ा बना दिया, बिल्कुल। हर्ष जी बस रोक दूंगा क्योंकि समय हमारे पास कम हो रहा है। हमारे पर पूर्व डीजीपी साहब हैं विक्रम सिंह साहब। विक्रम सिंह साहब, इसको इकोनॉमी के लिहाज से आप कैसे देख रहे हैं? उसके बाद फिर मैं दोनों इकोनॉमिस्ट हमारे साथ उनके पास जाऊंगा। मैं देखिए, इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र मेरा विषय नहीं है, लेकिन इसको मैं बहुत सफल, जो भी वहां घाटिया थे, जो चंदन और दातून बेचने वाले थे, उनको मैंने बहुत गदगद, प्रफुल्लित और प्रसन्न देखा। यही सबसे बड़ा इंडिकेशन है कि इनको कामयाबी मिली। और दातून बेच के 40,000 रुपए कमा लेते थे वहां पे। कई लोग बाइक किराए पे लेके बाइक चला रहे थे, उससे अच्छी खासी रकम जुटा रहे थे। लेकिन ये सब ठीक है, स्थानीय स्तर पर इस तरह के रोजगार पैदा हुए हैं, लेकिन अयोध्या हुआ, प्रयागराज हुआ, इस तरह के और भी ऐसे डेस्टिनेशन को डेवलप करने की जरूरत है। जयंत कृष्णा जी, आपके हिसाब से भारत में स्पिरिचुअल टूरिज्म का कितना ज्यादा पोटेंशियल दिखता है? देखिए, मैं आपको बताऊं, भारत जो है एक गोल्ड माइन, एक टूरिज्म की गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है और उसको खुद ही पूरा एहसास नहीं है कि हम इसको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। ये एक अकेला मुल्क है, गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है। हाँ, गोल्ड माइन पे बैठा हुआ है और हम इसको कितना एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल टूरिज्म, भारत इस समय पूरी दुनिया को एक सॉफ्ट पावर का एक आईना दिखाता है। और जो सॉफ्ट पावर है भारत की, उसको हम पूरी तरह से अभी तक एक्सप्लॉइट नहीं कर पाए हैं। कुछ चीजों में, योगा जैसे है, उसमें हमने एक्सप्लॉइटेशन किया है, लेकिन स्पिरिचुअल टूरिज्म के बहुत से लोग जो स्ट्रेस और स्ट्राइफ टॉन वर्ल्ड में परेशान हो चुके हैं अपनी जिंदगियों से, वो भारत की तरफ देखते हैं और भारतीयता को एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं। और अगर उनको एक हम अच्छी तरह से पैकेज करके, प्रोडक्टाइज करके और प्रमोट करें इस तरह के टूरिस्ट, तो इस बार भी हमारे करीब 14-15 लाख फॉरेनर्स आए अर्थ कुंभ में, लेकिन इस नंबर को और ज्यादा ले जा सकते हैं। और बहुत अच्छी बात है, आप अगर इलाहाबाद में भी देखिए तो 14 नए फ्लाईओवर, नए 9 घाट परमानेंट बने हैं। यहाँ पे समय थोड़ा सा कम है। जयंत कृष्णा जी, आपको रोकूंगा। मिताली जी से एक आखिरी सवाल कि ये लोकल टूरिज्म के लिए वोकल होना कितना जरूरी है? जी बिल्कुल, वोकल फॉर लोकल ये हमारा एजेंडा है जो प्राइम मिनिस्टर ने भी दिया है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी कि सिर्फ छोटे बिजनेसेस ही नहीं, विमेन लेड डेवलपमेंट जो एक बहुत ही बड़ा प्राइम मिनिस्टर ने हमेशा प्रायोरिटाइज करा है और ये बहुत जरूरी भी है। विमेन लेड डेवलपमेंट को भी बहुत बूस्ट मिला है इस कुंभ की इकोनॉमी में, क्योंकि बहुत सारे विमेन ओन्ड स्ट्रीट वेंडर्स, फ्लावर सेलर्स, मतलब जो फूल बेचने वाली औरतें हैं, उनको भी कितना प्रमोशन मिला है इस बार कुंभ में और उन्होंने आके अपना कितना बिजनेस बढ़ाया है और नए नए उनको एवेन्यूज भी मिले हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक टेम्पलेट बना है रिलीजियस टूरिज्म का, और ये हर शहर में एक स्टडी होनी चाहिए। नीति आयोग को ये स्टडी करनी चाहिए कि कैसे हर डिफरेंट शहर में डिफरेंट रिलीजन्स के लिए, मैं कहूंगी कि सिर्फ हिंदुइज्म की ये बात नहीं है, हमारे देश में बहुत रिलीजन्स हैं और बहुत लोग अपनी फेथ रखते हैं और उसको प्रमोट करना चाहिए। सुझाव आपने दिया।
बिल्कुल, बहुत अच्छा सुझाव दिया। सिर्फ हिंदू के धर्म स्थल के लिए नहीं, बाकी धर्म के स्थल जो उनको भी बढ़ावा देने के लिए इस तरह के कई सारे कदम उठाने चाहिए। और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ पर है, जिस पोटेंशियल की पहचान इस महाकुंभ से हो गई है। जाहिर तौर पे कई सारे सबक मिले, इस सबक को देखते हुए आगे और बेहतर कदम उठाया जाएगा। लेकिन इसने एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कि उम्मीदों का पहाड़ यहाँ पे निकाला है कि देखिए किस तरह से हम आयोजन कर सकते हैं और अर्थव्यवस्था को कितना ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। और राजनीतिक चीज़ें जो है वो तो चलती रहती हैं। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।